हम कंजंक्शन के ऊपर जो है वो आज का हमारा लेक्चर है। ये आपके सामने आपको बोर्ड पे कंजंक्शन की एक डेफिनेशन लिखी नज़र आ रही है। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? टू कनेक्ट। टू कनेक्ट कंजंक्शन क्या करती है? सिर्फ कनेक्ट करती है। जैसा कि इट इज़ अ वर्ड दैट मेयरली, ये मेयरली के ब्लॉग इसलिए बनाया ताकि आपको ये पता चले कि कंजंक्शन का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वो होता है क्या? जॉइंस टू सेंटेंसेस। या तो ये दो सेंटेंसेस को, दो क्लॉजेस को आपस में जोड़ती है, या फिर ये दो वर्ड्स को आपस में जोड़ती है। जोड़ने के अलावा ये सेंटेंस के अंदर कोई भी और फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करते। अगर एक ऐसा वर्ड जो जुमले के दो हिस्सों को आपस में जोड़ रहा हो, लेकिन वो जो कनेक्टिंग वर्ड है जो दो पार्ट्स के दरमियान में लिखा गया है, अगर वो जुमले के एक हिस्से को मॉडिफाई कर रहा हो या उसके बारे में मज़ीद हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, फिर वो कंजंक्शन नहीं रहती, फिर वो कुछ और बन जाता है। तो अगर वो नाउन को मॉडिफाई कर रहा होगा तो वो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन हमने पढ़े थे ना, आपको याद होगा। इट डज नॉट मॉडिफाई एनीथिंग इन द सेंटेंस। ये सेंटेंस में किसी चीज़ को मॉडिफाई नहीं करती। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने एक दो सेंटेंसेस लिखे हैं। एक हमारे पास सेंटेंस है, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। अब ये देखें, ये जुमले के दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है। इन दो पार्ट्स को, इन दो बातों को एक वर्ड जो है कनेक्ट कर रहा है। एंड जो है वो इस जुमले के अंदर कोई फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं करता। ये सिर्फ और सिर्फ इन दो हिस्सों को कनेक्ट कर रहा है कि अगर हम यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें और इस हिस्से को काट दें तो फिर भी ये अपना मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इसने ये एंड ना तो अपने से पहला जो वर्ड कंट्री है उसको मॉडिफाई कर रहा है, ना ही ये इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसे अल्फाज जो सिर्फ और सिर्फ कनेक्ट करते हैं दो चीज़ों को, चाहे वो सेंटेंसेस हों चाहे वो वर्ड्स हों, उसे हम कहते हैं कंजंक्शन। टू एंड टू मेक फोर, दो और दो। अब यहाँ पर देखें, हमने एक ये वर्ड लिखा है और एक हमने ये वर्ड लिखा है। सिर्फ इन दो वर्ड्स को आपस में जोड़ने के लिए, इनको कनेक्ट करने के लिए हमने जो है वो यहाँ पर इस वर्ड को लिखा है। अदरवाइज इसका कोई और फंक्शन नहीं है। ना तो ये इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, ना ये हमें इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। और कंजंक्शन का एक और भी मकसद होता है कि कंजंक्शन जो है ये जुमले के अंदर इस्तेमाल की जाती है टू मेक द सेंटेंस कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट का मतलब है कि बड़ी बात को ज़रा कम अल्फाज के अंदर। जैसे हमने यहाँ पर ये एक सेंटेंस लिखा, द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ये असल में सेंटेंस है क्या? द मैन इज़ पुअर बट ही इज़ ऑनेस्ट। या हम कहें द मैन इज़ पुअर बट द मैन इज़ ऑनेस्ट। अगर हम यहाँ पर ये फुल स्टॉप लगा दें और इसको ख़त्म कर दें तो इस बात को भी हम पूरे एक सेंटेंस के तौर पर लिख सकते हैं। तो कंजंक्शन जो है वो बेसिकली सेंटेंसेस को कॉम्पैक्ट करती है। या दो वर्ड्स को या दो सेंटेंसेस को आपस में इसने जोड़ना है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में फ़र्क क्या होता है, तो ज़रा गौर कीजिएगा। मैं आपको एक सेंटेंस यहाँ पर लिख के देता हूँ। दिस इज द हाउस दैट जैक बिल्ट। ये वो घर है जो के, ये वो घर है जो के जैक ने बनाया है। अब इसमें भी देखें हमारे पास दो हिस्से हैं, दिस इज द हाउस और दूसरा है जैक बिल्ट। इन दो हिस्सों को हमने कनेक्ट किया है एक वर्ड दैट के साथ। अब ये इस जुमले के अंदर ये जो दैट है ये सिर्फ इनको कनेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ये एक चीज जिसकी तरफ इशारा भी कर रहा है। दिस इज द हाउस दैट, ये वो घर है जो कि, अब दैट यहां पर किसकी तरफ इशारा कर रहा है? हाउस की तरफ। तो जो किसी नाउन के जगह पर लिखा हो, मतलब ये दैट क्या है? दैट हाउस।
या फिर द हाउस दैट जैक बिल्ड, वो घर जो जैक ने बनाया है। तो अब यहाँ पर वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की तरफ इशारा कर रहा हो, जो किसी नाउन की जगह पर हम लिखें, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोनाउन। तो ये चूंकि नाउन के साथ रिलेट कर रहा है तो ये हमारे पास होगा रिलेटिव प्रोनाउन। ये हमारे पास कंजंक्शन नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर दैट जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो किसी न किसी की तरफ कोई एक्स्ट्रा मीनिंग या किसी के साथ कोई रिलेशन जो है, कोई लिंक शो कर रहा है। एक और सेंटेंस आप लिखें, टेक दिस, मैं इधर लिख देता हूं, टेक दिस एंड गिव दैट, ये ले लो वो दे दो। अब इसमें भी हमारे पास देखिए दो हिस्से हैं, किसी चीज को लेना और आगे किसी चीज को जो है वो पहुंचाना देना। लेकिन इसको हमने दो हिस्सों को कनेक्ट कर दिया है एंड के साथ। अब एंड ना तो दिस की तरफ इशारा करता है ना गिव की तरफ इशारा करता है, ये इंडिपेंडेंट है जो सिर्फ और सिर्फ दो हिस्सों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। तो रिलेटिव प्रोनाउन और कंजंक्शन में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो अपने से पहले वाले नाउन की तरफ इशारा कर रहा होगा, उसके लिए लिखा गया होगा। यहाँ पर एंड जो है वो दिस के लिए नहीं लिखा गया, एंड जो है वो गिव के लिए नहीं लिखा गया, ये बल्कि सिर्फ इन दो बातों को आपस में इकट्ठा करने के लिए लिखा गया है। तो कंजंक्शन बेसिकली जुमले के अंदर करती क्या है, ये आपको पता चल गया कि ये दो हिस्सों को कनेक्ट करती है, ये मॉडिफाई नहीं करती। अब हम आगे देखते हैं इसकी काइंड्स क्या क्या हैं। पहली हमारे पास जो काइंड है इसे हम कहते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन कौन सी होती है? ये होती है पेयर्ड कंजंक्शन। पेयर्ड कंजंक्शन, पेयर कंजंक्शन का मतलब ये है कि ये ऐसी कंजंक्शन होगी जो हमेशा पेयर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं। ये एक वर्ड, पेयर का मतलब दो होगा ना, तो इसका मतलब है कि ऐसी कंजंक्शंस जो एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि वो दो हिस्से हैं, दो वर्ड्स हैं, और वो हमेशा पेयर की सूरत में इस्तेमाल की जाती हैं। तो पेयर का एक वर्ड जो है, एक पार्ट जुमले के एक हिस्से के साथ कनेक्ट होता है और जुमले के दूसरे हिस्से के साथ उसका जो पेयर का दूसरा वर्ड है वो कनेक्ट होता है। जैसा कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सारी जो हैं ये हमारे पास पेयर्ड कंजंक्शंस होती हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसा कि ये ब्रैकेट में लिख लें ताकि याद भी रहे। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड। बोथ एंड ये भी पेयर्ड कंजंक्शन है कि अगर जुमले के एक हिस्से में बोथ लगाएंगे तो फिर जुमले के दूसरे हिस्से के साथ आपको एंड लगाना पड़ता है। इसी तरह दाओ येट, वेदर और, WHETHER, वेदर और, एटसेट्रा। अब आपको पता चल गया कि ये होती हैं पेयर्ड कंजंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? कोरिलेटिव कंजंक्शन। तो हम इसका एक सेंटेंस भी कर लेते हैं या दो सेंटेंसेस कर लेते हैं। तो एक सेंटेंस लिखें, आइदर ही इज कमिंग और नॉट, या वो आ रहा है या वो नहीं आ रहा। अब ये बेसिकली ये सेंटेंस हमने कॉम्पैक्ट कर दिया है। ये पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए कि आइदर ही इज कमिंग और ही इज नॉट कमिंग। लेकिन
इस सारी बात को लिखने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। हम कम अल्फाज के अंदर भी कंजंक्शन का मकसद ही ये होता है। इसी तरह आप अपने तौर पर नाइदर नॉर के साथ ज़रा एक सेंटेंस बनाएं जिसके अंदर नाइदर नॉर आपने यूज़ करना है। नाइदर नॉर ये नेगेटिव सेंस की तरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ज़रा लिखें कोई सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन नाइदर नॉर इस्तेमाल हो गई। नाइदर ही लिव्स नॉर डाइज, ना वो जिंदा रह, ना वो जिंदगी सही तरीके से गुजारता है, ना ही वो। तो ये बेसिकली यहाँ पर लिव का मतलब ये नहीं कि सांस लेना, जिंदा रहना, यह है कि अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारना। तो ना इसी सेंटेंस को आप नाइदर नॉर के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे नाइदर ही इज कमिंग नॉर नॉट आएगा, नॉर ही इज नॉट, फिर उसके अंदर ज़ाहिर डबल हम जो है वो नेगेटिव इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो नॉर ही इज नॉट कमिंग, ना वो जी, नॉर हिज फ्रेंड्स, बिल्कुल सही, ना वो आ रहा है ना उसके दोस्त आ रहे हैं। नाइदर ही वर्क्स नॉर ही एंजॉयज हिमसेल्फ, ना वो मेहनत करता है ना वो अय्याशी करता है। दोनों में से दोनों काम आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे एक और, इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, ये भी आप लिख सकते हैं। इट इज नाइदर यूजफुल नॉर ऑर्नामेंटल, कि ना ये किसी काबिल, ना इससे आप कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, और ना ही ये मसनूई तौर पर खूबसूरती के भी काम आ सकते, मतलब बिल्कुल ही बेकार चीज़ है। एक और सेंटेंस लिखें, दाओ ही इज सफरिंग, दाओ ही इज सफरिंग येट। ये याद रखें, ये पेयर्ड कंजंक्शन हमेशा इसी तरह इस्तेमाल होंगी। हम ये नहीं कर सकते कि दाओ यूज़ करें और उसका जो पेयर बनता है येट वो हम आगे जुमले के दूसरे हिस्से के साथ इस्तेमाल ही ना करें। तो दाओ के साथ पेयर बनता है येट। तो दाओ ही सफरिंग येट ही डज नॉट कंप्लेन, अगरचे कि वो मुसीबत में है, परेशानी में है, उसके बावजूद भी वो शिकायत नहीं करता। नेक्स्ट चलते हैं जी, ये मिटा दूं ये वाला। बेटा दूसरी हमारे पास जो टाइप है उसे हम कहते हैं कंपाउंड कंजंक्शन। जो पेयर्ड कंजंक्शन है और जो कंपाउंड कंजंक्शन है, इसमें फ़र्क यह है कि देखो, पेयर कंजंक्शन भी दो वर्ड्स हैं लेकिन ये इकट्ठे नहीं लिखे जाते हैं। ये जुमले के एक हिस्से के साथ एक वर्ड और दूसरे हिस्से के साथ दूसरा वर्ड। जो कंपाउंड कंजंक्शन है ये भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं लेकिन ये हमेशा इकट्ठे लिखे जाते हैं। कंपाउंड कंजंक्शन जुमले के दो हिस्सों से नहीं, बल्कि ये नहीं होगा कि उसका एक वर्ड आप एक हिस्से के साथ लगाएं और दूसरा वर्ड दूसरे के साथ, नहीं, ये हमेशा इकट्ठे ही एक ही जगह पर लिखे जाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं ऑन कंडीशन दैट, ऑन कंडीशन दैट, जैसे सो दैट, जैसे एज वेल एज soon as, even if, as thou। इसी तरह as if, in as much as, on condition that, in order that, etc. बेशुमार। अब देखिए, ये जो कंजंक्शंस आपके सामने लिखी गई हैं
ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स के ऊपर बनी हुई हैं, लेकिन ये हमेशा जब भी जुमले में हम इस्तेमाल करेंगे तो ये तीनों वर्ड्स, ये दोनों वर्ड्स हमेशा इकट्ठे लिखे जाएंगे। एग्जाम्पल लिखें एक, वी ईट सो दैट वी मे लिव। He will work even if it means leaving his family. तो यहां पे आप देखें, even if इकट्ठा आ गया, so that इकट्ठा आ गया, he as well as I am going abroad tomorrow. यहां पे हमने एक कंजंक्शन यूज की है, एज वेल एज। अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जब कंजंक्शन एज वेल एज यूज हो जाए तो वो ज़ाहिर कंजंक्शन क्या करेगी, दो हिस्सों को, दो वर्ड्स को ही जोड़ रही होगी। यहां पे इसने किसको जोड़ा है, ही को और आई को। ये याद रख लें, ये मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए कि जब एज वेल एज के साथ दो नाउन जुड़ जाएं, उसके बाद जो वर्ब आता है, जैसे हमने यहाँ पर ये वर्ब यूज़ किया है, वो हमेशा जो हमारा पहला सब्जेक्ट होता है उसके मुताबिक आता है। अगर एज वेल एज के साथ हम अपना कोई दो सब्जेक्ट्स जोड़ दें तो उसमें जो वर्ब आता है वो हमेशा हमारे पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। अगर पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आगे हमारा वर्ब भी सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पे हमने पहले क्या लिखा है, ही या आई। अब ही लिखा है ना हमने, तो यहाँ पर हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो तो हमने यूज़ किया है आई के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक एरर है। ही के साथ जो है, जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, अगरचे के पहले जो हमने सेंटेंस लिखा वो पढ़ने में ठीक लग रहा है, लेकिन एज वेल एज में ऐसा नहीं होता। एज वेल एज जब हम कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आता है। अगर ये लेट से होता दे एज वेल एज आई, तो अब दे के मुताबिक हमने यहां पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है, आर आ जाएगा। हाँ, एज वेल एज, और दूसरा जैसे आइदर नाइदर वगैरह हम यूज़ करते हैं। जब आइदर और नाइदर नॉर या आइदर नाइदर यूज़ करें तो उसमें हम जो दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं उसमें हमारा वर्ब हमेशा जो लेटेस्ट होता है, जो बाद में आता है, उसके मुताबिक लगाते हैं। एज वेल एज में उल्ट हो जाता है। तो अगर इसको हम आइदर और नाइदर नॉर के साथ जोड़ेंगे तो जो सब्जेक्ट बाद में आएगा हमारा वर्ब हमेशा उसके मुताबिक आएगा। एज वेल एज में जो सब्जेक्ट पहले आता है हमारा वर्ब हमेशा उसके मुताबिक आता है। ये इसके ऊपर जब रूल्स आपको भेजूंगा तो उसके अंदर ये चीज़ें लिखी भी हुई हैं। नहीं, वो तो मेरी बात सुने। ये तो हमने यहाँ पर लिख दिया। हमने प्रोनाउन का ऑर्डर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है ना। तो उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चीज़ आ जाए और उसमें हमारे पास दो या तीन जितने भी पर्सन्स हैं, अगर लेट्स से कि उसके अंदर एक थर्ड पर्सन है और एक हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, पॉजिटिव बात है तो पहले हम किसका जिक्र करेंगे, जो दूसरा बंदा है, अपने आप को हम्बल कर लेंगे। अगर बुरी बात होगी तो हम पहले अपने ऊपर इल्ज़ाम जो है वो खुद बर्दाश्त करेंगे। तो अगर पॉजिटिव चीज़ है तो उसमें पहले आप
अगर सेकंड पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है तो पहले सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, अगर थर्ड पर्सन है तो पहले थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, अगर तीनों हैं तो पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। तो यहाँ पे आप देखें दो हैं, तो चूंकि हम एक पॉजिटिव बात कर रहे हैं, इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है, कोई गलत नहीं है, कोई हमने गुनाह नहीं किया, तो उसमें फिर हमने पहले दूसरे पर्सन को सामने रखना है और बाद में जो है वो हमने अपने आप की बात करनी है। ठीक है, चले एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं और उसके अंदर आपने मुझे बताना है कि ये यूज क्या हुआ है। ही टॉक्स एज इफ ही वर ड्रंक। पहले तो मुझे बताएं कि इस जुमले के अंदर कंजंक्शन कौन सी है। शाबाश, एज इफ, ये हमने कंजंक्शन यूज की है। काइंड्स के लिहाज से ये कौन सी कंजंक्शन है, ये पेयर्ड कंजंक्शन है कि कंपाउंड कंजंक्शन है। शाबाश, ये कंपाउंड कंजंक्शन है क्योंकि दो वर्ड्स हैं लेकिन ये हमेशा इकट्ठे ही लिखे गए, ये कंपाउंड कंजंक्शन है। अब दूसरी चीज कि इस जुमले में ही के बाद ये जो हमने वर लिखा है ये क्या है। ये जो कंडीशन होती है वेरी गुड, आप सब बच्चों ने सही बताया कि एक तो एज इफ का मतलब है कि कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट, अनसीन, एक इमेजिनेटिव, एक ऐसी बात जो हकीकत नहीं है। तो जब आप इस तरह की किसी सिचुएशन को डिस्कस करते हैं तो उसमें जो वर्ब का मूड आता है वो कौन सा मूड होता है, सब्जंक्टिव मूड। याद नहीं, वो इंडिकेटिव और इंट्रोगेटिव और सब्जंक्टिव मूड। और सब्जंक्टिव मूड भी दो तरह के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट में हम क्या करते हैं कि बी लगाते हैं या फिर वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन पास्ट में हम क्या करते हैं कि हम वर लगाते हैं या फिर हम जो है वो हैड लगाते हैं। तो जब हमने पास्ट सब्जंक्टिव मूड यूज करना होता है तो उसमें हमेशा प्लूरल सेंस में ही हमारा वर्ब आता है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इट डजंट मैटर। तो चूंकि ये एक कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट है, ही टॉक्स एज इफ, वो बात करता है जैसा कि वो नशे में हो। ही इज नॉट ड्रंक, ही जस्ट टॉक्स लाइक दैट। तो इसका मतलब है कि वो ड्रंक होना कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट है। तो जब कॉन्ट्रेरी टू फैक्ट बात आ जाए तो उसमें हम फिर जो हमारा वर्ब है उसका सब्जंक्टिव मूड, तो ये जो वर्ब यहाँ पर लिखा गया है ये दुरुस्त लिखा गया है। चलें आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। गुजरना आपने, या बल्कि ना आप बजाय इसके कि कंफ्यूज हों, आप एक नई हेडिंग दें, वो है क्लास ऑफ कंजंक्शन। कि कंजंक्शन की क्लास क्या है। देखिए, जो भी कोई कंजंक्शन होगी वो हमारे पास तीन तरह की हो सकती हैं। एक होगी सिंपल कंजंक्शन जो एक वर्ड पर मुश्तमिल है, सिंपल कंजंक्शन जो वन वर्ड है, या होगी दो या तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल। जो दो या तीन वर्ड्स पर मुश्तमिल कंजंक्शन होती हैं वो दो तरह की होती हैं, या वो पेयर कंजंक्शन होती हैं या वो फिर कंपाउंड होती हैं। तो ये तो आप उसके काइंड्स के लिहाज से अगर आपने देखना है। अब हम देखते हैं क्लास ऑफ कंजंक्शन। क्लास ऑफ कंजंक्शन में इसी तरह हम कंजंक्शन को दो हिस्सों में तकसीम कर देंगे कि ये तीनों जो इसकी काइंड्स हैं, या वो
टाइप ए कहलाएंगी या फिर वो टाइप बी कहलाएंगी। वो कौन सी है? एक होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और दूसरी होती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब कोई भी सिंपल, कोई भी हमारे पास पेयर या कोई भी हमारे पास जो कंपाउंड कंजंक्शन है वो इन दो ही कैटेगरीज के अंदर फॉल कर सकती है, या वो कोऑर्डिनेटिंग होंगी या वो सबऑर्डिनेटिंग होंगी। और आई थिंक मैं आपको ये पहले चीज़ बता भी चुका हूँ। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या करती हैं? दे ज्वाइन टू, यस, इंडिपेंडेंट आपने कह दिया, बिल्कुल सही, क्लॉजेस। जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस या दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं उनको जो कंजंक्शंस जोड़ती हैं उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। उसके अलावा बाकी सारी हमारी जो कंजंक्शंस हैं वो सबऑर्डिनेटिंग होती हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? बजाय इसके कि हम सीखें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन सी हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को सीखना बड़ा आसान है क्योंकि ये बहुत लिमिटेड है। ये कौन कौन सी हैं? इसके लिए मैंने आपको एक टर्म भी बताई थी, फैन बॉयज। बहुत कम है जो इससे बाहर आए, अदरवाइज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो ये वाली हैं। एफ से क्या बनता है? शाबाश। ए से, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ये वाली जो कंजंक्शंस हैं ये होती है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के वो सिर्फ जो हमारा कंपाउंड सेंटेंस है उसी के अंदर ही इस्तेमाल हो सकती हैं। उसके अलावा जो हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके अंदर हमेशा हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज़ करते हैं। तो अगर आपको इन कंजंक्शंस का पता हो तो बाकी जितनी भी कंजंक्शंस बन सकती हैं वो किस कैटेगरी में आ जाती हैं? सबऑर्डिनेटिंग। तो ये सिर्फ 5-6 कंजंक्शंस जो है वो जहन में रखना आसान है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करेंगी, जो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रही होंगी। जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है ये क्या करती है? इट कनेक्ट्स ए डिपेंडेंट क्लॉज with an independent or dependent clause। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमेशा इस्तेमाल की जाती है किसी डिपेंडेंट क्लॉज के साथ। जैसे देखें, मैं कहूं, ये बहुत क्लासिक जो हम काफ़ी दफ़ा भी कर चुके हैं, बिफोर द डॉक्टर केम। अब ये हमारे पास एक क्लॉज है। ये क्लॉज क्यों है? क्लॉज और फ्रेज में फ़र्क क्या होता है जी? शाबाश। फ्रेज के अंदर जो है वर्ब नहीं होता, क्लॉज के अंदर अपना एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। जैसे यहां पर ये जो जुमला लिखा है, द डॉक्टर केम, यहां पे हमारे पास आने वाला कौन है? ये हमारे पास सब्जेक्टिव पार्ट है। प्रेडिकेट क्या है? ये हमारे पास वर्ब है। तो इसका मतलब है कि ये एक सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है, लेकिन इवन आफ्टर दैट दिस पार्ट कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। ये है बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। अब यहां पे ये जो बिफोर है ये बेसिकली किसकी तरफ इशारा कर रहा है? आने से पहले। डॉक्टर के आने से पहले क्या हुआ? वी कैन नॉट से एनीथिंग फॉर श्योर। हर कोई अपनी अपनी बात जो है वो यहाँ पर लिख सकता है कि डॉक्टर के आने से पहले ये हुआ, ये हुआ। इसका मतलब है कि जो एक्शन हुआ है वो हमें नहीं पता। वो होगा कंप्लीट एक्शन, लेकिन ये एक्शन जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो ऐसी क्लॉजेज को हम क्या कहते हैं कि ये डिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। जो डिपेंडेंट क्लॉजेज के साथ जो कंजंक्शंस जुड़ती हैं उसे हम क्या कहते हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज, तो उसके साथ जो कंजंक्शन जुड़ती है वो भी हमारे पास जो है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगी। तो कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट करती हैं, जो लिंक क्रिएट करती हैं,
वो सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान आती हैं। जो डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ कंजंक्शंस जुड़ी होती हैं, चाहे वो पेयर्ड है, चाहे वो कंपाउंड है, चाहे वो सिंपल है, वो हमारे पास होती हैं सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो क्लास के लिहाज से ये आइडेंटिफाई करना बड़ा ही आसान है। आपको ये पता हो कि ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेटिंग है और ये बाकी सारी सबऑर्डिनेटिंग है। अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसकी भी आगे कुछ फर्दर जो है वो सब टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हो सकती हैं या वो कैसे कैसे लिखी जाती हैं, वो हम कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ लिखना चाहें तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है, इसके साथ यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि दे ज्वाइन क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करती है कि जो इक्वल रैंक का जो हिस्सा है, जो क्लॉजेज हैं, उनको आपस में जोड़ दे। इक्वल रैंक का मतलब जो अभी मैंने बताया कि दोनों अलग अलग भी अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। तो वो इक्वल रैंक हो गया ना, दोनों बराबर हैं, अपना मतलब समझाने में दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब ये कैसे कैसे जोड़ी जा सकती हैं, इसकी सब टाइप, पहली इसकी सब टाइप है जिसे हम कहते हैं एडवर्सेटिव। नहीं, कोऑर्डिनेट, अभी सबऑर्डिनेट तो आगे आएगा। सब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये मिटा दूं ताकि आगे चलें। सब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। पहले नंबर पर एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव ये क्या करते हैं? टू एक्सप्रेस कंट्रास्ट। ऐसा जुमला जिसके दो हिस्से हो, क्योंकि कंजंक्शन ज़ाहिर है दो हिस्सों को जोड़ेगी ना, एक हिस्सा दूसरे से कंट्रास्टिंग है, तो जो कंट्रास्टिंग सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही इज लेजी बट इंटेलिजेंट। She is slow but she is sure of herself. He is lazy but intelligent. वो नकम्मा है, सुस्त है, काहिल है, लेकिन तो ये दोनों कंट्रास्ट, ऑपोजिट जैसे चीजें, कंट्रास्टिंग एलिमेंट को शो करने के लिए हम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह शी इज स्लो बट शी इज श्योर ऑफ हरसेल्फ। यहां पर स्लो का मतलब ये नहीं कि वो सुस्त है, यह है कि शी थिंक्स अबाउट थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली। शी पोंडर्स ओवर हर और जो ऑल द मैटर्स। तो अगरचे के वो काम ऐसा ऐसा करती है, डिसीजन ऐसा ऐसा लेती है, बट शी इज श्योर, लेकिन जो डिसीजन लेती है उसके ऊपर उसे यकीन होता है कि ये दुरुस्त है। तो आहिस्ता आहिस्ता और एक अपने पैरों पर खड़े हो जाना, तो ये कंट्रास्टिंग एलिमेंट को शो करने के लिए। एक और एग्जांपल लिखें, आई वॉज एंग्री yet I kept quiet. I was angry yet I kept quiet. QUIET. मैं गुस्से में था लेकिन इसके बावजूद मैं खामोश रहा। कंट्रास्टिंग एलिमेंट। एक और सेंटेंस लिखें, he was well only that he was tired. He was well only that he was tired. वो उसकी सेहत बिल्कुल ठीक थी, बस
वो थोड़ा थका हुआ था। तो ये कंट्रास्टिंग एलिमेंट को शो करने के लिए जो है, जो आप इस तरह के कंजंक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एडवर्सेटिव है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, जिसे हम कहते हैं डिसजंक्टिव या जी 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 पूछें बेटा। अभी करते हैं, चलो लिखो एक और सेंटेंस लिखो। I would come only that, ये इफ की जगह पे आ गया ना, इफ दोबारा तो only that लिख जो लिया, अगर I would come only that I am invited। अगर किसी दूसरे के आने के साथ मशरूत करनी है, वो लग सकता है, ऑन कंडीशन दैट आ सकता है। हाँ हाँ, पैसिव आ गया ना। इनवाइट करने वाला कौन है? इनवाइट तो मुझे किया जा रहा है ना, इनवाइट मुझे किया जा रहा है, इनवाइट करने वाला कौन है हमें नहीं पता, तो ये पैसिव है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में इज आर एम के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म नहीं लगाते, तो ये वो है ना, ओनली दैट आई एम इनवाइटेड, मैं आऊँगा अगरचे के मैं इनवाइटेड हुआ तो। नेक्स्ट जो है वो है डिसजंक्टिव या अल्टरनेटिव, जो भी आप लिखना पसंद करें। दूसरी टाइप डिसजंक्टिव या फिर अल्टरनेटिव, जो कोई मुतबादल जो है वो पेश करे। एग्जाम्पल, ही मस्ट वीप, ही मस्ट वीप, और he will die। चल मैं इधर लिख देता हूं, he must weep और he will die। जैसे बच्चा पैदा होता था, उसे जरूर रोना पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएगा। तो अल्टरनेटिव, अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये एक्शन नहीं होगा तो उसके मुतबादिल दूसरा एक्शन हो जाएगा। इसे कहते हैं डिसजंक्टिव। ये है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की सब टाइप। जब ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई अल्टरनेटिव आपके पास चॉइस सामने आ जाए तो वो होती कोऑर्डिनेटिंग है, लेकिन उसकी सब टाइप में डिसजंक्टिव। एक और एग्जांपल लिख लें, मैं आपको समझाता हूं। माफ कीजिएगा, आइदर ही इज मैड और ही फेन्स मैडनेस। या तो वो पागल है या फिर वो पागल बनने का बहाना करता है। अल्टरनेटिव चॉइस, या वो ये है या फिर वो। तो जब चॉइस आ जाए तो वो हम कहते हैं कि ये हमारे पास डिसजंक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हाँ, फेन का मतलब होता है ऐसे शो करना, बहाना करना। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, वो मैं भेजूंगा तो आप देख लीजिएगा। तो आगे अगली टाइप लिखें, थर्ड आ गई। थर्ड टाइप है इलेटिव। हाँ, इलेटिव, ILLA TIVE, टू एक्सप्रेस एन इन्फ्रेंस, कोई नतीजा अखज़ करना, कोई नतीजा अखज़ करना, रिजल्ट जिसे हम कहते हैं। जैसे कोई रिजल्ट, तो एक के रद्द अमल में, उसके रिजल्ट में कि ये एक्शन हो सकता है, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेटिव कंजंक्शन। एग्जांपल लिखें, समथिंग फेल इन, समथिंग फेल इन फॉर I heard noise. Someone is on the roof because, yeah, for I heard the noise. कुछ ना कुछ गिरा है क्योंकि मैंने जो है एक आवाज़ सुनी है। तो ये बेसिकली इसके गिरने से क्या नतीजा, या ये बेसिकली इन्फ्रेंस, जो आपने इसके गिरने से या इस चीज़ के सुनने से जो आपने नतीजा निकाला है, जो इन्फ्रेंस निकाला है आपने, तो ये होते हैं इलेटिव।
कुछ और एक दो चीज़ें नोट लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा, आसान ही है। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो कैसे कैसे इस्तेमाल होती हैं, हमेशा ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ती हैं, लेकिन उसके आगे कुछ सब टाइप्स हैं, बड़ी आसान सी जो हमने कर ली हैं, 2-3 ही हैं। आगे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का आपको पता चल गया फंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करती है, बताओ भाई, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या करती है, जुमले में किसको कनेक्ट करती है? जो डिपेंडेंट क्लॉज होगी उसको जोड़ेगी किसी इंडिपेंडेंट के साथ या फिर किसी डिपेंडेंट के साथ, वो होगी हमारे पास सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाली सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, जैसे आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, ऑल्दो, वेयर, वाइल, टिल, ये वो कंजंक्शंस हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं, ये सारी सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं। अब जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जैसे हमने कहा कि ये लिंक करती है, तो जब वो लिंक करती है तो वो मुख्तलिफ उसका एक रिलेशन शो करती है। जैसे हमने कहा वाइल, जैसे टिल, तो टाइम के लिहाज से, वेयर जगह के लिहाज से, जैसे हमने एडवर्ब में भी सारी चीज़ें पढ़ी थी, प्रोनाउन में भी पढ़ी थी। इसी तरह सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो हैं ये भी जुमले के अंदर डिफरेंट रिलेशंस जो हैं वो शो कर रही होती हैं। वो कौन कौन से, अगर सिर्फ एक सेंटेंस लिखें, बाकी इसको आप खुद पढ़ लीजिएगा। द सन शोन आउट अगेन, द सन शोन आउट, SHON, शाइन की पास्ट फॉर्म, चमकने लगा। द सन शोन आउट अगेन आफ्टर द रेन वॉज ओवर। ये शो को जी बेटा, SHONE शाइन की पास्ट फॉर्म है ना, SHINE शाइन नहीं होता चमकना, तो SHONE शोन। ऑलराइट, इसमें पहले तो मुझे बताएं कि हमारे पास कंजंक्शन क्या है इस जुमले में। आफ्टर, आफ्टर से पहले हमने एक वर्ड यूज किया अगेन, ये क्या है? आफ्टर तो कंजंक्शन होगी, अगेन क्या है? ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? सर ये दोबारा ऊपर आने को। ओहो, वो तो ठीक है ना, अगेन का मतलब तो इस जुमले में ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? बड़ा आसान है, शाइन को। तो शाइन क्या है? वर्ब है। तो वो शाबाश, जो लफ्ज किसी वर्ब को मॉडिफाई करे वो क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। अब शाइन के बाद एक वर्ड लिखा है आउट, ये क्या है? भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से आउट जो है ये क्या, देखें, वेरी गुड, शाबाश। प्रेपोजिशन जो बेसिकली अपने से बाद में आने वाले किसी नाउन या समटाइम्स किसी एडवर्ब का लिंक बताती है अपने से पहले वाले समथिंग एल्स, चाहे वो नाउन होगा या, तो जैसे हम केम ऑफ, कम इन, तो शाइन आउट, शाइन अवे, शाइन ऑन, तो शाइन के साथ ये सारी हम प्रेपोजिशंस नहीं लगा रहे, तो ये आउट जो है ये यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है जो अपने से बाद में आने वाले एक एडवर्ब का लिंक शो कर रही है अपने से पहले एक वर्ब के साथ। इसके अंदर द सन क्या है? शाबाश, ये हमारे पास एक नाउन है और ये हमारे पास सब्जेक्ट भी तो है, ऐसे। इसके अंदर द रेन क्या है? वो भी सर नाउन है। और ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? क्या कहा आपने? अच्छा चले, ये जो जुमले का दूसरा हिस्सा है ये क्या था? द रेन वॉज ओवर, ये एक्टिव सेंटेंस है कि ये पैसिव है? क्या हो गया आप लोगों को? द रेन, बारिश खत्म हो गई। भाई किसने खत्म की है? बारिश खत्म करने वाला कौन है? हमें नहीं पता। तो सब्जेक्ट जो है इस जुमले में तो मौजूद ही नहीं। और वैसे भी मेरी बात सुने, जब वाज वर अगर एक्टिव के अंदर लगाएं, मैंने आपको पिछले दिनों वर्ब करवाए,
उसके अंदर हमने जो है वो जो हमारे बी फॉर्म है, ऑक्सिलरी है, ये हमने किया भी कि वाज वर जो है वो एक्टिव में किसके साथ लगता है, अगर आगे आईएनजी हो। तो यहाँ पे तो नहीं है, समझ आ। तो फिर अगर वाज के साथ आगे आईएनजी वाला कोई वर्ब नहीं है तो इट मीन्स कि ये पैसिव के अंदर इस्तेमाल हुआ हो। द रेन वॉज ओवर। तो पैसिव के अंदर हम क्या करते हैं कि जो एक्टिव का सब ऑब्जेक्ट होता है उसको हम ले आते हैं सब्जेक्ट की जगह पर। तो ये बेसिकली यहाँ पर पैसिव के सब्जेक्ट के तौर पर जो है वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन एक्टिव सेंटेंस का ये एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ख़त्म किसने होना है, बारिश ने। तो ये ख़त्म होने का एक्शन परफॉर्म जो है वो बारिश